सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2019 वाले जो सीडीएस और सीजीएल एग्जाम हुए थे उसको मैंने दिया था और दोनों में क्वालिफाई भी किया सर। अनफॉर्चुनेटली मेरा दोनों क्वालिफाई हुआ, लेकिन ग्रेजुएशन का डिग्री ना मिल पाने की वजह से फाइनल स्टेज में मैंने दोनों को छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। अब आप भारत को परिभाषित करें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। ये सर, सर हमारा देश भारत विश्व का बहुत बड़े गणतंत्र, सबसे बड़ी जनसंख्या वाली गणतंत्र है। जियोग्राफिकल रूप से सातवां स्थान है और जनसंख्या में ये विश्व में दूसरे स्थान पे आती है। ये सबसे बड़ी लिखित गणतंत्र भी है हमारे भारत का, लेकिन थोड़ा लचीला गणतंत्र है। साथ ही मानवाधिकार के मामले में ये विश्व में अपने अलग पहचान बना के रखी है। हमारी ये जो संविधान है, जिस तरह निर्माण किया गया, एक बहुत ही अनोखा था, जो विश्व की सबसे बड़ी गणतंत्र को इतना दिनों से मैंने पिछले 70 सालों से काफी अच्छी तरह से ये चली है। और ये सब। है, आप इतना घबराए हुए कैसे लग रहे थे? जी। आप इतना घबराए हुए कैसे लग रहे थे? इसका आंसर सही से नहीं दे पा रहे थे इस वजह से। अच्छा, क्यों? आप हमारी तरफ से मार पड़ने वाली है आपको? नहीं सर, याद नहीं आ रही थी कि हम क्या क्या बोले। तो इतना नर्वस क्यों? नर्वस होने का क्या रीजन हो सकता है? सर शायद हमें आंसर एग्जैक्ट पता नहीं था, यही। ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू हम अभी अभी समाप्त कर दें तब भी आप ऐसे ही नर्वस रहेंगे, खुश हो जाएंगे? और नर्वस हो जाएंगे सर। और नर्वस हो जाएंगे? क्यों नर्वस हो जी। जाएंगे? क्योंकि सर मेहनत इतना दिन से किया करने के बाद थोड़ी सी गलती की वजह से हमारा सब खत्म हो गया। तो आप ऐसा सोचते हैं कि आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये सर, अच्छा, मतलब जो तैयारी था अब तक का वो सब। ठीक है। तो इसका मतलब आप कहते हैं कि आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। ये बताइए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं करते हैं तब आप क्या करेंगे? जी सर, फाइनली अलग फिर दूसरा जॉब की तैयारी करेंगे, लेकिन अफसोस हमेशा रहेगा कि हम यहाँ आके पूरी जीत बात आगे नहीं बढ़ सके। स्पष्ट कहिए। अपने आवाज को अपने गले के अंदर रखना कि हमारी कानों तक आनी चाहिए। सर अगर यहाँ से सिलेक्शन नहीं हो पाती है तो हमें इसका अफसोस हमेशा रहेगा, लेकिन मैं आगे बढ़ के फिर नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू करूंगा। ठीक है। अगर और आपको जो भी कमी। आपको अगर इमीडिएट में बिहार का दरोगा बनाऊं और आईबीएसआईओ जी में जॉब दूं तो आप क्या पकड़ना जी, पसंद करेंगे? IBACIU सर। अच्छा, और अगर दरोगा की जगह आपको बिहार में पीसीएस अधिकारी बना दिया जाए तब आप क्या पकड़ना पसंद करेंगे? सर अगर वर्क ज्यादा चैलेंजिंग हो, IB से ज्यादा चैलेंजिंग हो, तो मैं PCS अधिकारी बनना चुनूंगा। मतलब आप जहाँ चैलेंज ज्यादा होंगे वो वाला क्षेत्र लेना पसंद करेंगे? यस, यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों? आप आराम क्यों नहीं चाह रहे? ऐसे ही सर, मैं हमेशा चैलेंजिंग काम करना ज्यादा पसंद किया हूँ, आराम पसंद नहीं। ठीक है। तो अभी तक आपने कुछ ऐसा जो काम चैलेंजिंग रहा हो किए हो उसके बारे में हमें बताइए। सर मैंने जो भी किया है लोगों से हटके करने की कोशिश की है। इसका कुछ हमारे बहुत उदाहरण सारे दीजिए। दोस्त हमारे बहुत सारे दोस्त SSC रेलवे उसी गांव से आके उसी हमसे अच्छे लेवल का होते हुए साधारण तैयारी करते हैं। हमने अलग हटके हमेशा से कुछ सीडीएस और इस तरह की जॉब की तैयारी की है। मतलब आपने चैलेंज और के रूप में केवल आपने पढ़ाई किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है और लाइफ में सर, कोई चैलेंज नहीं? लाइफ में अब तक कोई मौका ऐसा नहीं मिला जहाँ पे मैं अपना दिखा सकूं अपनी क्षमता। लाइफ में बहुत सी घटनाएं हुई होंगी आपके सामने। भ्रष्टाचार हुआ होगा, आपके सामने लूट छिनैती हुई होगी, आपके सामने किसी आदमी को सताया गया होगा सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो उन सब चैलेंजेस को आपने कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? सर ऐसा सिचुएशन हमने कभी फेस नहीं किया आज तक जहाँ हमें लगे कि वो सही में
उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमें वहाँ आगे बढ़ना चाहिए, आपने डीएल उनका बनवाया? हेल्प करना चाहिए। जी। आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है अपना? जी। जी। कितने रुपए में बना था? हाँ सर, 3500 का वो चार्ज स्लिप कटा था, और अप्लाई करने में वही 300 या 400 रुपये लगे थे। तो और टेस्ट ऐसा फिर लिया, टेस्ट। जी। कितने रुपए आपने ऐसे दिए जिसकी रसीद आपको नहीं मिली? सर हमें जो भी अप्लाई किए और जो भी किए सबका रसीद हमें मिला था। घूस नहीं दी गई आपसे? नहीं सर, हम खुद जाके टेस्ट दिए। चलिए और ठीक है। अब आप हमें बताइए, ये आजादी का अमृत महोत्सव नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या है? सर ये एक खुशी के रूप में कि हमारी देश 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के। तो एक ये इसको कमेमोरेट बनाने के लिए सारे डिपार्टमेंट और सारे देश के सारे सरकार मिलके इस वर्ष को एक यादगार बनाने के लिए देश के कार्यक्रम सारे कर सरकार रही है। मिलकर के? कितने सरकार है देश में? नहीं, देश के सरकार और सारे राज्यों की सरकार मिलके अपने अपने तरीके से इस साल को एक सेलिब्रेशन के रूप में ये तो इसमें क्या कार्यक्रम किया कर जा रहे हैं। रहा है? सब सब राज्य के मुख्यमंत्री नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब लोग, कुछ बताएंगे? सर जो भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जैसे कि अभी स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं, या फिर कोई भी बड़ा इवेंट जो भी शिक्षा से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। योजनाएं भी तो लॉन्च की जा रही हैं इसमें। सर योजनाएं तो वैसे भी लॉन्च होती थी, लेकिन हाँ इस वर्ष जो भी लॉन्च की जा रही है उसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी एक टैग दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई नई योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से और केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से लॉन्च की जा रही हैं, जिससे महोत्सव मनाते मनाते भारत के उत्थान और भारत को भी सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सॉरी सर, नहीं पता था पूरा। पहले तो आप नर्वसनेस को निकाल के फेंक दीजिए। आप एकदम यस सर। कड़क आवाज में बात कीजिए, जो मर्दों वाली कड़क यस आवाज सर। होती है। क्यों? यस सर। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है अभी? ज्यादा से ज्यादा आपका जी। इंटरव्यू 30 मिनट, ज्यादा 25 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप यस सर। ओरिजिनल इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां भी आपका 20 मिनट चलेगा, 15 मिनट हो जाएगा। यस इससे सर। ज्यादा आपको पकड़ वहां कोई पिटाई तो कर नहीं देगा ना, कोई आपके कपड़े उतार के फाड़ के आपको नंगा करके भेजेगा कि जाइए खा गई यहाँ से। ऐसा कुछ होगा? नहीं सर। तो फिर आप इतना क्यों सोच के बैठे हुए? एकदम लालू जी की आवाज में जैसे बोलते थे लालू जी, जी। प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ सकते। एकदम अपने आप को जो है लालू जी से तुलना करते हुए बोलिए। आप बिहार के हैं, आप लालू। चलिए हम जी। आपसे जितने भी सवाल करेंगे लालू जी की मिमिक्री में करेंगे, आपको जवाब देना है अपनी आवाज में, ठीक है? यस सर। तो निखिल जी बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रथम जो समस्याएं थी और आज की जो समस्याएं हैं उनमें आप कितना अंतर देख पाते हैं? सर जब भारत आजाद हुआ था उस समय अलग अलग तरह की समस्याएं थी। सब उस समय समस्याएं थी कि हमारे पास आम लोगों के पेट भरने के लिए उचित मात्रा में खाद्यान्न भी नहीं थे, जिसपे आज हम इतना प्रोग्रेस कर गए हैं कि अपना खुद के जरूरत पूर्ति करने के अलावा हम पड़ोसी राज्य देशों और विदेश में एक्सपोर्ट भी करते हैं। साथ साथ उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी थी। रेल रोड से लेके यातायात के जो भी साधन थे सबकी कमी थी। आज हम विश्व में चौथा सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है और दूसरा सबसे बड़ी रोड नेटवर्क है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां तक कि स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य में हमें अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। फिर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। विश्व के बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आके यहाँ पे इलाज करवाते हैं। विश्व स्तर की हमारे पास शिक्षण संस्थान है। और साथ मोदी जी ने अभी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। उनकी ये वाली जो चिंता है ये किस बात को इंडिकेट करती है, इसको बताइए। सर क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल का
असर ये हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो रियल करेंसी है उसका वैल्यू घटेगा, और साथ ही साथ अपराधीकरण की ये बढ़ सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करना और रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने ये विचार लाया कि जो भी विदेशी क्रिप्टो करेंसी है और उसमें उसको भारत में इलीगल किया जाए, या जो भी चलाया भी जाए तो उसको एक पहले फ्रेमवर्क बनाया जाए तभी उसको अलाउ किया जाए। तो मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग लाते हैं, इसको अलाउ करते हैं, तो इसके लिए क्या क्या संभावित रेगुलेशन किए जाने चाहिए? सर, रेगुलेशन के तहत उसमें कुछ जो लीगल है, जो दुनिया भर में वैलिड है, जैसे बिटकॉइन है, तो वैसे ही कुछ क्रिप्टो करेंसी को लागू की जानी चाहिए। और साथ ही साथ वो किस मात्रा में, और उसको ऐसा फ्रेमवर्क बैंक द्वारा भी द्वारा बनाया जाना चाहिए कि वो अगर कहीं लेन देन हो रही है तो उसकी जांच पड़ताल और उसकी ये लेखा जोखा हमारे बैंक के पास हो, नहीं तो उसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छे। आप ये बताइए कि भारत में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कौन कौन से प्रमुख खतरे आप देख पाते हैं? यस सर, फिर रिपीट सर। आप भारत में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कौन कौन से खतरे प्रमुखता से देख पाते हैं? सर, सबसे बड़ी खतरा तो अभी हमारे सिस्टम पे हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियों के कार्य से लेके हमारी इकोनॉमिक, बैंकिंग, सारी सेक्टर ही साइबर पे और आईटी पे चल रही है। तो सबसे पहले खतरा तो यहाँ पे हैकिंग का है, जो बहुत बड़ा लॉस होता है। कुछ वर्षों पहले एसबीआई बैंक के लाखों कार्ड हैक हो गए थे, जिस वजह से वो उसे करोड़ों का नुकसान हुआ था। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि इकोनॉमिक लॉस हो सकती है। दूसरा, हमारी जो भी डिफेंस इंस्टीट्यूट है, डिफेंस संस्थान है, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहुत हद तक अब आईटी पे निर्भर हो गई है। अगर इस पे अटैक होती है तो हम पंगु हो जाएंगे सुरक्षा मामले में। तो इसमें भी बहुत बड़ी खतरा है, ये भी बहुत बड़ा समस्या ला सकती है। तीसरा है साइबर धोखाधड़ी हो रही है, फ्रॉड हो रही है। आम लोगों को, जिनको समझ में नहीं है कि उसके कैसे समाधान किया जाए, उन लोगों को बुलिंग किया जा रहा है साइबर एक्सपर्ट द्वारा। चौथी सबसे बड़ी खतरा ये है कि सर, बैंकिंग सेक्टर में हमारी सारे सिस्टम्स जो हैं अब साइबर और नेट द्वारा चलाए जाते हैं। अगर इसमें सेंध अगर लगती है तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ये भी पूरी तरह से डिजिटली होगी। अगर इसमें सेंध लगती है तो हमें अरबों का लॉस हो सकता है। और पांचवी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर जो भी हमारे साइबर कंपनीज है, देश की बहुत सारे आईटी सेक्टर प्रोवाइड, आईटी सुविधा प्रोवाइड करवाती है, इनके यहाँ सालों में बहुत सारे, मतलब पिछले 2 साल का रिपोर्ट है कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा साइबर अटैक इंडिया पे हुआ है, जिस वजह से हमारे देश के लाखों कंपनी को सालाना अरबों का लॉस हुआ है। तो उनकी भी सुरक्षा जरूरी है साइबर। आप बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 खतरे क्या क्या हो सकते हैं? ये सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अब हर क्षेत्र में हो रहा है, और ये एक डाटा के आधार पर और मैथमेटिक्स के आधार पर तैयार की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसमें कुछ चूक होती है तो हमारे जो भी डाटा वहां पे दी गई है, इसको ऐसे जैसे कोई मैथमेटिक्स नहीं रोबोट कहते है। हैं, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के तहत जो है ये काम करता है। सॉरी हाँ, सॉरी सर। ठीक है। तो अगर ये जी, अगर अल्गोरिदम का अगर कभी भी कोई मिस्टेक से गलत इस्तेमाल हो जाए तो बड़ी क्षति ला सकती है। जैसे रोबोट है, अगर हम उसको कोई सूचना दिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है, अगर वो किसी समस्या की वजह से अगर वो गलत सूचना ले ली तो वो ज्यादा विनाशक हो साबित हो सकता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जिससे निजता का खतरा बना रहता है। वो हमारे सारे जानकारी का ठीक है, बहुत उपयोग एक बहुत कंपनियों। बढ़िया। अब आगे आप हमें बताइए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सीआईए, सीबीआई और एनआईए से कैसे अलग है? सीबीआई सर, बेसिकली वो देश की सुरक्षा ऐसे करती है जैसे कोई ज्यादातर वो पॉलिटिकल और बड़े केसों को जांच पड़ताल करती है, जो ये देश की ये क्या बोलते हैं उसको,
सैन्य रूप से नहीं है या फिर जो घातक नहीं है, जो खासकर आर्थिक रूप से जो घोटाले उटाले होते हैं उस पर ध्यान देती है। एनआईए की स्थापना 2008 में 26/11 के बाद की गई थी, तो इसका पुलिसिंग अधिकार सीबीआई और एनआईए दोनों को है। एनआईए अलग ये है कि ये खासकर आतंकवादी हमलों को पहले रोकना और उससे जुड़े घटनाओं को जांच पड़ताल करती है, जबकि सीआईबी ये एक भारत का आंतरिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो देश में जो भी हो रही है उसकी सूचनाएं अवेलेबल कर। ठीक, अब आप हमें बताइए कि सेडिशन लॉ क्या है? सर, सेडिशन लॉ वैसे लोगों के खिलाफ लाई जाती है जो देश विरोधी कोई किसी भी प्रकार के कार्य में सम्मिलित मतलब संलग्न होते हैं। इसके तहत सरकार ये 3 महीने से लेके आजीवन कारावास तक ये उसको सजा की जा सकती है। उदाहरण दीजिए, किसी को सेडिशन लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया हो तो वो उसने क्या एक्ट किया था और उसको क्यों लगाया गया? किसी का नाम दीजिए आप जो इसके अंतर्गत गिरफ्तार हुआ हो। सर, जो ये भीमा कोरेगांव घटना हुई थी, उसमें कुछ लोग जो प्रोफेसर थे, आईआईटी प्रोफेसर थे, शरजील इमाम भी पहुंचे हुए थे। इन लोगों ने देश विरोधी कुछ नारे लगाए थे जो राष्ट्र के एकता और सुरक्षा के लिए और अखंडता के खिलाफ था, तो उनके खिलाफ सेडिशन लॉ लगाया गया। मोदी सरकार की 5 गलतियां बताइए आप। सर, सबसे बड़ी अभी हमें जो समझ में आ रही है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी कमी आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है इनके गवर्नमेंट के दौरान। इन्फ्लेशन तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन इन्फ्लेशन में भी ये मोदी गवर्नमेंट जब से आए हैं कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। हमारी देश में महंगाई लगातार कई गुना बढ़ गई है। उसके बाद सर, रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में तो ये बहुत अच्छा है। बाकी बात सर, 2 ही मेजर लग रही है, बाकी बात सर इन्होंने कोई ऐसा बड़ा बुरा नहीं किया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो बताइए, नक्सलियों को मुख्य धारा बनाने के लिए सरकार बहुत से इनिशिएटिव करती है, तो आप उनमें से कुछ प्रयास जो सरकार की उनको बताइए, केवल उनको उनके नाम लीजिए और बहुत डिस्क्राइब मत। सर, सबसे पहला तो समाधान इनिशिएटिव था, ठीक है, जो यूपीए गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी। ठीक, आगे। और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुछ मूवमेंट लाई गई थी, जिसके तहत उस गांव सर ग्रे हाउस करके कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ सर। तो वो योजना थोड़े है, वो तो यमराज है। ग्रे हाउस स्पेशल फोर्स थी जो आंध्रा के जंगलों में एग्जैक्ट मोशन में एंट्री करते थे, किधर से भी कैसे भी क्रॉस करते थे और नक्सलियों को पकड़ कर मारते थे। वो स्पेशल फोर्स थी आंध्रा की, ग्रे हाउस। सॉरी सर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी आंध्रा के बारे में। बिहार राज्य में बिहार राज्य नक्सली इफेक्टेड एरिया करके डेवलपमेंट करके कुछ प्रोग्राम चलाए थे, जिसके तहत 2 प्रोग्राम थे सर, जिसमें प्रथम प्रोग्राम काफी सफल रहा। जिस जिस राज्यों में जिस जिस जिले में ये ज्यादातर थे, जिस गांव में थे, उन लोगों को। ठीक है, अभी बताइए कि भारत में संभावित अशांति के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं जो अगले 1 साल में अशांति में जा सकते हैं, जिसके तहत एक आईबी ऑफिसर के नाते आप सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ी अशांति का क्षेत्र हमारा जम्मू कश्मीर अभी बनी रहेगी। अफगानिस्तान के सिचुएशन के बाद यहाँ पे खतरा बढ़ने की डर बढ़ गया है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां भी सेना का कूप होने के बाद म्यांमार में उधर इंसर्जेंसी का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है। और वहाँ दोनों क्षेत्रों में हमें जो भी टास्क दी जाएगी मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। ठीक है, अब बताइए मिलिटेंट क्या होते हैं और इंसर्जेंट क्या होते हैं? यस सर। सर, मिलिटेंट जनरली वे लोग होते हैं जो धार्मिक कट्टरवाद से प्रेरित होते हैं। ये अपनी कम्युनिटी के अलावे
तो ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? सर ये विशेषकर विशेष कम्युनिटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि अपने देश में मिलिटेंट ज्यादातर जेके इलाका मतलब जम्मू कश्मीर और नॉर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में? इंसर्जेंट नहीं, मिलिटेंट जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। अच्छा ठीक और है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो और इंसर्जेंट इंसर्जेंट किस? वे हाँ। इंसर्जेंट वे होते हैं जो अपनी मांगों को मांगा पूरा करने के लिए अपने देश के ही खिलाफ और अपने सरकार और अथॉरिटी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह करते हैं चलिए ठीक ताकि ये अपनी मांग है। आप पूरा कर अपने सकें। जीवन की दो गलतियां उजागर कर दीजिए आज हमारे सामने। सर मैंने सबसे बड़ी गलती की थी एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और उससे पहले एक गलती की थी, मैंने इंटरमीडिएट दोबारा एग्जाम दिया और वो याद नहीं है सर कि हम इतने बड़ी कोई गलती की है। आपके 5 ऐसे मजबूत पहलू कौन कौन से हैं जो आपको आईबी में जाने लायक एक अच्छा अधिकारी बना सके? ये सर सबसे बड़ी पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक काफी क्विक लर्नर स्टूडेंट हूँ। दूसरा, चैलेंजिंग टास्क करना हमें पसंद है, जो भी नए नए काम हो, जो भी सिचुएशन चैलेंजिंग हो वो करना पसंद है। तीसरा सर, मैं हमेशा से डिफेंस से जुड़ाव महसूस हुआ है। ठीक है। मैं अपने देश की रक्षा रक्षा सुरक्षा की योजनाओं को ज्यादा ध्यान से देखता हूँ और उसके बारे में जानकारी रखना और समस्याओं के बारे में सोचना, एनालिसिस करना मुझे पसंद है। चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर आपको भारत सरकार इंटेलिजेंस ऑफिसर बना के छोड़ दे तो आप अधिकारी बनने के बाद कितने प्रोफेशन ऐसे हैं, कितने ऐसी जॉब रोल हैं जिनमें आप अपने आप को अंडर कवर एजेंट बना के उन कामों को करते रहेंगे और इंटेलिजेंस अधिकारी छुपे रुस्तम बने? सर मैं अपने आप को इतना एबल मानता हूँ कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी जगह पे अपने आप को उसके सिचुएशन और वर्क प्रोफाइल के अनुसार अपने आप को ढाल लूंगा। मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना 100% चलिए ठीक है। दूंगा और पूरी मेहनत। ठीक। जी। आपको समोसा का ठेला एक गली में लगाना है। उस गली में कुछ घरों में संदिग्ध लोग रहते हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए आपको ठेला लगाना है। अब आप बताइए कि उस क्षेत्र में आपको ठेला लगाना है तो आप क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या दीवार बैठाएंगे? बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना वेशभूषा उस अनुसार बनाऊंगा ताकि मैं वहाँ के लोकल लोग जो पहनावे ओढ़ावे जिस तरह के हैं, जिस तरह ठीक है। वहाँ की भाषा आपने है, उस अनुसार वेशभूषा मैं पर ध्यान दिया। दूसरा? भाषा पे ध्यान दूंगा कि वहाँ के लोग किस तीसरा? भाषा में ज्यादा बात करते हैं। तीसरा? तीसरा, मैं वहाँ के लोगों को खाना पीना और रहना सहना, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस पर ध्यान दूंगा। चौथा? चौथा मैं चौथा जो जिस जगह जिनके घर में या जिन जगह पे हमको नजर रखना है उसका मैं पूरा खाका तैयार करूंगा कि वो किधर से आते हैं, किधर हमें लगाना चाहिए, ताकि मैं वहाँ 360 डिग्री से नजर रख सकूं। ठीक है। और? और चौथा चौथा मैं वो सारे सुरक्षा उपाय अपने आप से करूंगा ताकि मुझे ना कोई पहचान सके, ना कोई पकड़ सके, और हमेशा वॉचफुल रह चलिए के अपना काम करूंगा। चलिए, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।